बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से कस्बे राजगीर के पास बसे एक गांव लक्ष्मीपुर में कैलाश नाम का एक ईमानदार पर बेहद गरीब सब्जी वाला अपनी बेटी नेहा के साथ रहता था। उसका जीवन सादगी और मेहनत से भरा था। एक छोटी सी फूस की झोपड़ी, टूटी हुई टोकरी और दिन भर खेतों से सब्जी लेकर गांव में घूम घूम कर बेचना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। उसकी पत्नी का निधन सालों पहले एक लंबी बीमारी से हो चुका था। उसके बाद उसकी पूरी दुनिया बस उसकी एक ही बेटी नेहा में सिमट गई थी। नेहा अभी मुश्किल से 18 साल की थी, लेकिन अक्ल और समझदारी में वह किसी बड़े से कम नहीं थी। किताबें तो ज्यादा नहीं पढ़ी थीं, पर जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। हर सुबह जब सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता, कैलाश अपनी टोकरी में भरकर सब्जियां लाता और निकल पड़ता गांव के कोनों में सब्जी बेचने। सूरज हल्का सा चढ़ा ही था। कैलाश की टोकरी में ताजी भिंडी, करेला, बैंगन, लौकी और टमाटर भरे थे। पैरों में घिसी चप्पल, सिर पर टोकरी और चेहरे पर थकान। गांव की गलियों में उसकी आवाज गूंजी, लो भाई लो, ताजी लौकी, हरे भिंडी, टमाटर लाल जैसे दुल्हन के गाल। लो बहन जी, लो भाभी जी, सस्ती सब्जी, आज सब कुछ सस्ते में। पहली गली में मीना चाची सामने आई। कैलाश, लौकी कितने की दी? चाची जी, 4 रुपए किलो। 4 रुपए? तू समझता क्या है लौकी को? हम तो अमीर नहीं, 2 रुपए दे सकती हूँ। लेकिन चाची, खेत से तोड़ी है, मेहनत लगी है। देनी है तो 2 रुपए किलो में दे, वरना आगे बढ़। कैलाश ने चुपचाप 2 रुपए लेकर लौकी तौल दी। उसके चेहरे की चमक जैसे फीकी पड़ गई। तभी एक और ग्राहक आता है। क्या भिंडी है? ताजा लग रही है, पर दाम तो बताओ। 5 रुपए किलो। 5? तू अब शहर की मंडी में बैठ गया क्या? चल 3 में दे, वरना मैं मोहन ठेले वाले से ले लूंगा। ले लीजिए भैया, 3 में ही ले जाओ। हर कोई बिना भावनाओं के बस दाम पर अटक रहा था। किसी ने 4 के बदले 2 दिए, कुछ ने उधारी मांगी और कैलाश मजबूरी में सब्जियां घाटे में ही बेचता गया। घर पहुंचकर नेहा ने देखा कि पापा चुपचाप बैठे हैं, आंखें नम। क्या हुआ पापा? कोई बात है? आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। बिटिया, यह गांव अब वो नहीं रहा। लोग सब्जियां नहीं खरीदते, मेरी मजबूरी खरीदते हैं। अब मैं दूसरे गांव जाऊंगा, शायद वहां कोई मेरी मेहनत की कीमत समझे। नेहा चुप रही। उसने पापा की टोकरी की तरफ देखा, जहां सब्जियां नहीं थीं, बस थकान और अपमान का भार था। एक दिन जब कैलाश मंडी से लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। बिटिया, सब्जियों की कीमत और भी गिर गई है और इस बार सूखा भी पड़ा है। हम अगले महीने का किराया नहीं दे पाएंगे। बाबा, घबराइए मत, मैं कुछ सोचती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप थकिए मत, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। जैसे माँ कहती थी, अंधेरे से लड़ना है तो चिराग खुद बनो। कैलाश ने उस वक्त एक लंबी सांस भरी। उसे अपनी पत्नी गीतांजलि की बातें याद आ गईं। बेहद शांत, समझदार और बेहद मेहनती स्त्री। जब वह जीवित थी तो अपनी छोटी सी दुनिया को बहुत सलीके से संभालती थी। गीतांजलि जब शाम को अपनी बेटी के पास बैठती तो अक्सर कहा करती थी, नेहा बेटा, बेटियां सिर्फ जन्म नहीं लेती, वे घर को जीवन देती हैं। और पिता, वो तो एक दरख्त जैसा होता है। जब आंधियां आती हैं तो वह खुद भीगता है, पर तुझ पर एक छींटा नहीं आने देता। लेकिन जब वही दरख्त थकने लगे, झुकने लगे, तो उसे सहारा देने के लिए बेटी का हाथ ही सबसे मजबूत होता है। नेहा, अगर तूने हालात से हार मान ली तो ये घर भी टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तू इस घर की शान है। तू वो दीपक है जो अंधेरे को रोशनी में बदलेगा। हालात चाहे जितने भी सख्त हों, पर तू कभी झुके मत, क्योंकि एक बेटी के हौसले के आगे किस्मत भी सिर झुका देती है। जब नेहा मात्र 8 साल की थी, गीतांजलि को तेज बुखार आया। इलाज के अभाव में उसकी हालत बिगड़ती गई। गीतांजलि ने अपनी आखिरी सांसें कैलाश की गोद में ली थीं और जाते जाते कहा था, कैलाश, मेरी गुड़िया को कभी कमजोर मत समझना। ये बच्ची नहीं, एक दिन रोशनी का सूरज बनेगी।
लोग कहेंगे बेटियां पराया धन होती हैं, पर मेरी यह नेहा तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। जब तू अकेला होगा, जब दुनिया तुझे झुका देगी, तब यह छोटी बच्ची तेरे लिए एक बड़ी ढाल बनकर खड़ी होगी। उसके बाद से नेहा न सिर्फ बेटी बनी, बल्कि माँ की खाली जगह भी भरने लगी। घर के छोटे बड़े काम से लेकर सब्जी के हिसाब किताब तक वो सब कुछ संभालने लगी थी। उसी रात जब बाबा सो गया, नेहा अपनी माँ की पुरानी यादों को लेकर आंगन में बैठ गई। आसमान के तारों को देखती रही और मन ही मन माँ से बात करती रही। माँ, आज अगर तू होती तो बाबा इतना परेशान नहीं होता, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, बाबा को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखें भर आईं, पर चेहरे पर एक नई जिद, एक नई चमक थी। लक्ष्मीपुर में उस रोज की सुबह कुछ खास थी। कैलाश ने अपने ठेले पर आज सबसे ताजी सब्जियां लगाई थीं। लौकी, भिंडी, परवल, बैंगन, सब कुछ इतने प्यार से सजाया था मानो अपनी बेटी की बारात सजा रहा हो। इसी बीच गांव का जाना पहचाना नाम सुरेश राय बरगद के नीचे आकर खड़ा हुआ। गांव में उसे सब मालिक कहते थे। अरे कैलाश, कहाँ छिप गए थे इतने दिन? गांव की गलियां सूनी लगती थीं तुम्हारे ठेले की आवाज के बिना। आज तो सच में तुम्हारा ठेला देखकर मन खुश हो गया। इतना रंग बिरंगा ताजा ताजा सब्जियां, भिंडी भी मुस्कुरा रही है। तुम्हारी सब्जियों में वही बात है कैलाश जो पहले थी, खेत की महक, मेहनत की खुशबू। तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी की चीजों में स्वाद अपने आप आ जाता है। देखो ना, आज इतने दिन बाद तुमसे सामना हुआ है। मेरी बीवी ने भी कहा था आज ताजी सब्जियां लानी है। अब जब खुद किस्मत ठेला खींचकर मेरे दरवाजे तक लाई है, तो क्यों ना मैं दिल खोलकर खरीदारी करूं। ऐसी लौकी तो मेरे बगीचे में भी नहीं लगी। सब तौल दे रे कैलाश, मेरी हवेली में आज मेहमान आ रहे हैं, बड़ी रसोई लगेगी। कैलाश ने सब्जियां तौलनी शुरू की। खर्च हुआ 200 रुपए का। कैलाश थोड़ा झिझका, बोला, मालिक, बस थोड़ी बात कहनी थी। पिछली बार भी 500 बकाया रह गए थे। अगर मिल जाए तो। सुरेश राय के चेहरे पर एक पल को मुस्कान फीकी पड़ी, लेकिन वो तुरंत संभला। अरे कैलाश, तू तो हमें छोटे लोगों की गिनती में ले आया। मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। चल, पहले सब्जियां हवेली पहुंचवा दें, फिर बैठकर आराम से हिसाब से बातें करेंगे। कैलाश कुछ नहीं बोला, सिर हिलाकर चुपचाप चल पड़ा। जैसे ही सुरेश राय की हवेली पहुंचे और कैलाश ने सब्जियां बरामदे में रखीं, सुरेश राय जोर से चिल्लाया, अरे मेरी हीरे की कलम कहाँ गई? ओ राम राम, बेशकीमती थी, असली पन्ना जड़ीत कलम। सुबह यहीं इसी मेज पर रखी थी, मैंने खुद रखी थी। अभी तो यहीं थी, मैंने तो अपने हाथों से उतार कर रखी थी नाश्ते के वक्त, और अब गायब। और कैलाश, तुम तो यहीं थे ना? तुमने ही तो सब्जियां बरामदे में रखी थीं, और सबसे पास भी तो तुम ही थे कहीं। अरे नहीं, मैं किसी पर शक नहीं कर रहा, लेकिन बात तो सोचने लायक है ना। इतने सालों में कभी मेरी कलम तक इधर उधर नहीं हुई। मालिक, कोई दूसरा तो यहाँ कैलाश ही आया था, मुझे तो इसी पर शक हो रहा है। तू ही था यहाँ, और कौन था? तू ही झुका था मेरे मेज के पास जब सब्जियों की टोकरी रख रहा था, और उस वक्त मैं अंदर गया था। वही मौका था कैलाश, वही पल जब तूने देखा कि मेज पर मेरी कलम पड़ी है, और तेरे लालच ने तुझे बहका दिया। तूने सोचा किसे पता चलेगा, ठेला लेकर चुपचाप निकल जाओगे। पर अब ईश्वर ने चाहा तो सच सामने आ ही गया। तुझ जैसे छल्ली, कपटी, नीच लोगों की वजह से ही आज ईमानदारी पर से लोगों का भरोसा उठ गया है, और तू सोचता है कि तेरी कस्मों से मैं पिघल जाऊंगा। कैलाश की जान सूख गई। मालिक, ईश्वर की कसम, मैंने आपकी कलम नहीं ली। मेरी औकात ही क्या है? मैं तो बस मेहनत की कमाई खा रहा हूँ। आप तो हमें सालों से जानते हैं। मैं तो आपकी चौखट पर सब्जी बेचने आता हूँ, चोरी करने नहीं। नहीं कैलाश, आज तेरे जैसे को सबक सिखाना जरूरी हो गया है। तूने ही मेरी कलम चुराई है, और अब मासूम बनने का नाटक कर रहा है। मालिक, मेरे बच्चे भूखे रह लें, पर मैं दूसरों का हक नहीं छीन सकता। ईश्वर का नाम लेकर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उठाया। आप चाहें तो मेरा टोकरी पलटवा लो, मेरा थैला छान डालो, पर मेरी इज्जत मत लूटो मालिक, मेरी इज्जत मत लूटो। देख कैलाश, मैं चाहता तो अभी पुलिस को बुला सकता हूं, अगर तू अपनी गलती कबूल कर ले। हाँ, बस सिर झुकाकर कह दे कि हाँ मालिक, मुझसे गलती हो गई, और चुपचाप सब्जियां और टोकरी भूल जा।
तुझे कोई बकाया पैसे नहीं मिलेंगे और इन सब्जियों के पैसे भी भूल जा तो मैं भी सब भूल जाऊंगा। रहने दीजिए मालिक, अगर आप कहते हैं तो मैं सब्जियां भूल जाऊं। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। बस आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं यहां से बिना पैसे और सब्जी लिए चला जाऊंगा। अब बस मुझे माफ कर दीजिए। अब आया ना तू लाइन पे, चल अब उल्टे पांव चलता बन। तेरी मनहूस शक्ल और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। घर पहुंचकर वह अपनी बेटी को सारी बात बताता है। नेहा अपने पिता को इस तरह टूटता देखकर बहुत दुखी होती है। रात भर कैलाश खाट पर चुपचाप लेटा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, पर दिल टूटा हुआ था। पापा, एक बात कहूं? बोल बेटी। जिस वक्त आप हवेली में थे, मैं पास के पुराने मंदिर पर थी। वहीं से मैंने देखा था सुरेश राय की छत पर मनोज काका का बोलने वाला मैना बैठी थी, वही जो हर बात दोहराती है। बेटी, इस समय मैं बहुत परेशान हूं। तू इस तरह के सवाल क्यों कर रही है? शायद मैना ने कुछ देखा हो या सुना हो। मैं सुबह वहीं जाऊंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नेहा मनोज काका के घर पहुंच गई। काका, आपकी श्यामा ने कल कुछ बोला क्या? अजीब बेटी, कल तो बड़ा अजीब दिन था। श्यामा बार बार एक ही बात कहती रही। मैना अचानक बोल पड़ी, मत बोलो कलम दराज में है, मत बोलो कलम दराज में है। देखा, फिर शुरू हो गई। कल भी यही बड़बड़ाया। काका, क्या मैं श्यामा को थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ? गांव के चौराहे पर एक सच्चाई सुननी है जो सिर्फ ये बोल सकती है। ले जा बेटी, पर ध्यान रखना ये सिर्फ सच दोहराती है। नेहा का चेहरा चमक उठा। नेहा अब सब समझ गई। नेहा ने पूरे गांव को एकत्र किया। बरगद के नीचे पंचायत बैठी। सुरेश राय भी हवेली से आया। मालिक ने मेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगाया। अब एक गवाह आया है जो न किसी से डरता है न झूठ बोलता है। कैलाश सीधा है, मत फंसाओ, कलम दराज में है। मत बोलो कलम दराज में है, कैलाश सीधा है। गांव में सन्नाटा छा गया। सुरेश राय घबरा गया। अरे मैना सब सुनती है। वही तो इस पूरी साजिश का गवाह है। उसी ने देखा, उसी ने सुना। जब कैलाश की पीठ मुड़ी थी तब इसी मैना ने सब देखा। सुरेश राय का वह झुकना, वह कलम छुपाकर दराज में डालना। हर बात। तू इंसानों को धोखा दे सकता है सुरेश राय, पर इस मासूम परिंदे को नहीं। मालिक, ये मैना सिर्फ वही दोहराती है जो उसने सुना। अगर आपने चुपके से अपने किसी नौकर से यह कहा तो वही बाहर आ गया। अब सुरेश राय के पास बोलने को कुछ नहीं था। पंचायत ने एकमत होकर कहा, सुरेश राय ने अपनी ही हवेली में झूठ बोला। कलम नहीं चोरी हुई थी, ये सिर्फ एक चाल थी। कैलाश पूरी तरह निर्दोष है। तू मेरी बेटी नहीं, मेरा आत्मसम्मान है नेहा। तू मेरी सांसों की उम्मीद है। तू वो रोशनी है जो हर अंधेरे में मेरी आंखों का रास्ता बनी। तू ही थी जिसने मेरी टूटी हुई आत्मा को फिर से खड़ा कर दिया। तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरा आत्मसम्मान है। सुरेश राय को वह पूरा पैसा लौटाना होगा जो उसने सब्जियों के बदले नहीं दिया था, साथ में 10,000 रुपए मानहानि के तौर पर। सुरेश राय को गांव की चौपाल पर सबके सामने माफी मांगनी होगी। मैं स्वीकार करता हूं। मैंने कैलाश पर झूठा इल्जाम लगाया। मैंने जानबूझकर अपनी ही कलम को छुपाया और फिर उस निर्दोष इंसान को चोर बनाकर पेश किया। आज मैं सबके सामने सिर झुकाकर अपनी हार मानता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं। नेहा मुस्कुरा दी और श्यामा ने फिर दोहराया, मत बोलो कलम दराज में है, कैलाश सीधा है। मत बोलो झूठ, दराज में है। नेहा बुद्धि वाली है, नेहा सच्ची है। गांव हंस पड़ा। सुरेश राय, जो अब तक खुद को गांव का सबसे बड़ा और चालाक आदमी समझता था, आज एक मैना की जुबान और एक लड़की की चतुराई से हार गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। और आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हो कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।